हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू कोचिंग सेंटर। हमें बहुत सारे स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट मिल रहे हैं फेसबुक पेज पर हमारे कि उन्हें सेंटेंस करेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, उन्हें इंग्लिश से बहुत डर लगता है, स्पेशली द एसएससी एंड बैंक पीओ स्टूडेंट्स। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प आउट दो स्टूडेंट्स। दिस वीडियो इज़ एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आज सेंटेंस करेक्शन लूँगा। सेंटेंस करेक्शन में देखिए, सेंटेंस करेक्शन जो डिफ़िकल्ट लगते हैं बच्चों को, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न है हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इंग्लिश बोलते हैं उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। तो जब और दूसरा, ग्रामर के अंदर स्कूल्स में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप बीए एमए के कोर्सेज़ भी देखें इंग्लिश में, तो उनमें भी ज़्यादा लिटरेचर वाला पार्ट ज़्यादा रहता है, ग्रामर पे फोकस कम किया जाता है। इस वजह से हमारी ग्रामर वीक ही रह जाती है। और एसएससी में जो लेवल आता है क्वेश्चंस का और बैंक पीओ में जो लेवल आता है इंग्लिश का, वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें क्वालिटी होती है। तो इसीलिए हम एक एक करके टॉपिक लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज इस वीडियो में हम लेंगे वो सेंटेंस करेक्शन जो नाउन पर बेस्ड रहते हैं, यानी संज्ञा, हिंदी में जैसे संज्ञा बोला जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको एक सेंटेंस दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये वीडियो पॉज करना है, उसे खुद सबसे पहले आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसको एरर फाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस करेक्शन के, उनमें आपको एरर सिर्फ ढूंढना होता है, करेक्ट नहीं करना होता। उसमें सेंटेंस को चार भागों में विभाजित कर दिया जाता है और उसके नाम दे दिए जाते हैं ए बी सी और डी, और आपको सिर्फ ये बताना होता है कि वाक्य के किस भाग में एरर है। इसलिए इसे एरर फाइंडिंग या सेंटेंस करेक्शन दोनों नाम से बोला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन एरर्स। अब जैसे सबसे पहला सेंटेंस आप ये देखिए: माई ब्रदर रीड्स पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बुक, यानी मेरा भाई एक पेज के बाद पेज पढ़े जा रहा है। अब जब इस तरह का आप सेंटेंस देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज करके इसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब भी आप बोलना चाहते हैं कि आप एक के बाद एक चीज़ करे जा रहे हैं, तो उसके लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैं घर के बाद घर पेंट करे जा रहा हूँ, यानी आई एम पेंटिंग हाउस आफ्टर हाउस। देखिए, बेसिकली समझने वाली बात यह है इसमें कि यहाँ पे ये जो पेज है ये क्या है? ये एक संज्ञा है, नाउन है। पर्सन, प्लेस और थिंग को नाउन बोलते हैं। और ये वाला जो पेज है ये भी एक नाउन है। जब भी दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन आ जाए, तो ये दोनों हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। ये दोनों नाउन सिंगुलर में रहेंगे। इसीलिए इस सेंटेंस में गलती है। माई ब्रदर रीड्स पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, माई ब्रदर रीड्स पेज आफ्टर पेज। यस, दिस इज द राइट आंसर। माई ब्रदर रीड्स पेज आफ्टर पेज ऑफ द बुक। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आप इसे कोशिश करना ठीक करने की पहले खुद से। माई कार्स हॉर्न इज नॉट वर्किंग, मेरी गाड़ी का हॉर्न काम नहीं कर रहा है। देखिए, ये कार के पीछे जो हमने अपोस्ट्रॉफ लगाया हुआ है, ये अपोस्ट्रॉफ का, की या के का जब स्वर आता है सेंटेंस में, तो तब लगाया जाता है। इसे हम पोसेसिव नाउन भी बोलते हैं। तो मेरी गाड़ी का हॉर्न यानी माई कार्स हॉर्न। लेकिन समझने वाली बात इसमें यह है कि जब भी हम एपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं, यानी जब भी हम एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, तो कभी भी हम ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं लगाते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ऑब्जेक्ट्स के साथ एपोस्ट्रोफ नहीं लगाना है, सिर्फ पर्सन्स के साथ लगाना है। तो आप इसमें माई कार्स हॉर्न नहीं बोल सकते। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल में, जैसे कई बार हम बोलते हैं अ डेज लीव या नेचर्स फ्यूरी। लेकिन जनरली याद रखना है आपको कि एपोस्ट्रोफ ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं लगाना है। तो इसमें माई कार्स हॉर्न नहीं, आपको अगर बोलना है मेरी गाड़ी का हॉर्न, तो आप बोलोगे द हॉर्न ऑफ माई कार। यस, द हॉर्न ऑफ माई कार इज़ नॉट वर्किंग। दिस इज़ द आंसर। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको कोई बोलता है कि टेबल टेबल्स लेग हैज़ ब्रोकन, तो अगेन यू विल नॉट से द टेबल्स लेग हैज़ ब्रोकन, आपको बोलना है द लेग ऑफ द टेबल हैज़ ब्रोकन। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस: आई एम गोइंग टू अटेंड माई सिस्टर्स फ्रेंड्स मैरिज।
आई एम गोइंग टू अटेंड। अब इसमें मल्टीपल एपोस्ट्रॉफ लगाए हुए हैं, क्योंकि जो स्वर आ रहा है वो आ रहा है मेरी सिस्टर की, फ्रेंड की। तो यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आपको याद रखना है, कभी भी आप सेंटेंस में मल्टीपल एपोस्ट्रॉफ्स नहीं लगाएंगे, मल्टीपल एपोस्ट्रॉफ्स नहीं लगाएंगे। अगर आपको बोलना है कि मेरी सिस्टर की फ्रेंड की मैरिज, तो आप बोलेंगे द मैरिज ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में एक ही एपोस्ट्रॉफ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड, या आई एम गोइंग टू अटेंड द मैरिज ऑफ द फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर। आप इसमें प्रेपोजिशन जितने मर्जी लगा सकते हैं, आप बार बार ऑफ का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल एपोस्ट्रॉफ्स का नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, शी हैज़ लवली हेयर्स। देखिए, अगर मुझे किसी को बोलना है कि उसके फॉर एग्जांपल बाल काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, हेयर एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर में भी हेयर रहता है और प्लूरल में भी हेयर रहता है। एक ख़ास चीज़ ये है याद करने वाली, कि अगर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में कोई हेयर्स वर्ड ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप बोलते हैं हेयर्स, इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर। इसी तरह का एक और शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, पीपल। पीपल मतलब लोग, लेकिन अगर आप बोलते हैं पीपल्स, उसका मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। इसी तरह से वर्ड है एक फिश। फिश सिंगुलर में भी फिश रहता है, प्लूरल में भी फिश रहता है। अगर आपको बोलना है फिशेज, फिशेज मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश। तो यहाँ पर आंसर होगा शी हैज़ लवली हेयर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सेंटेंस देखते हैं, When she entered her room, she saw a snake crawling on the ground. अब आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखें और कोशिश करें इसे ठीक करने की। देखिए, इसमें जब वो कमरे में घुसी तो उसने देखा कि ग्राउंड पर एक स्नेक रेंग रहा था। क्रॉल मतलब रेंगना। अब ये एक टिपिकल केस है जब एसएससी आपसे उम्मीद करता है कि आप वोकैब एरर देखें। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें आपका क्लू है रूम। जब वो रूम में गई तो क्या उसे रूम में ग्राउंड दिखाई देगा? जी नहीं। ग्राउंड मतलब क्या होता है? ग्राउंड मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ यानी मैदान को हम ग्राउंड बोलते हैं। तो रूम में जाहिर सी बात है ग्राउंड तो नहीं होगा, तो क्या होगा वहाँ पर? फ्लोर। तो इसमें ये टिपिकल नाउन वोकैब एरर है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो द आंसर इज व्हेन शी एंटर्ड हर रूम शी सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमारे देश में रिच को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है देन द पुअर्स। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। याद रखिए, जब भी किसी भी एडजेक्टिव, यहाँ पे रिच है एडजेक्टिव और पुअर भी है एडजेक्टिव, जब भी आप किसी एडजेक्टिव के आगे दा लगा देते हैं तो बन जाती है कम्युनिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बोलना है गरीब लोग, तो या तो मैं बोलूँगा नॉर्मल जैसे लिखते हैं हम, पुअर पीपल, या मैं बोलूँगा द पुअर। इन दोनों का मतलब एक है। जब मैंने पुअर लिख के उसके आगे दा लगा दिया, मतलब अब ये पूरी एक कम्युनिटी बन गई है, द पुअर। तो द पुअर मतलब पुअर पीपल। इसी तरह द रिच मतलब रिच पीपल। अब इस सेंटेंस में मैं बोलना चाह रहा हूँ रिच पीपल आर गिवन मोर रेस्पेक्ट देन द पुअर पीपल, तो मुझे इसमें रिच के आगे लगाना पड़ेगा द। इन आवर कंट्री द रिच आर गिवन मोर रेस्पेक्ट देन द पुअर। यहाँ पर एस नहीं आएगा, क्योंकि द पुअर इसमें हमेशा ये सिंगुलर रहता है। जब भी एडजेक्टिव के आगे दा लगाती हैं तो एडजेक्टिव को हमेशा रखना है आपको सिंगुलर में। तो ये आपका आंसर है। ऑल द इक्विपमेंट ऑफ द हाउस वर डैमेज्ड ड्यूरिंग द फ्लड्स ऑफ लास्ट ईयर। अब इस सेंटेंस में ऑल द इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स एक ऐसा शब्द है जो इक्विपमेंट होता है उपकरण। आप कोई भी अगर उपकरण खरीदते हैं उनको बोलते हैं इक्विपमेंट। तो इस सेंटेंस का अर्थ है कि हमारे घर के सारे उपकरण बाढ़ में तबाह हो गए थे। देखिए, इक्विपमेंट एक ऐसा शब्द है जो प्लूरल में भी, अगर उसको मैं बहुवचन में भी बनाऊं तो वो इक्विपमेंट ही रहता है, इसमें एस नहीं आता है। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। जैसे शब्द है फर्नीचर, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अगर फर्नीचर एक है तो भी फर्नीचर रहता है, प्लूरल में भी फर्नीचर रहता है। इस तरह का शब्द है मनी। इस तरह इनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। ये वो संज्ञा है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, और इसीलिए जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर होगा आंसर ऑल द इक्विपमेंट ऑफ द हाउस।
वर डैमेज। अगला सेंटेंस देखते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशंस दैट ही गेव मी वर रॉन्ग। ये एक और उदाहरण है उसी तरह के सेंटेंस का, ये बिल्कुल वैसा है जैसा पिछला हमने बनाया था। अगेन इसमें इन्फॉर्मेशन एक ऐसा शब्द है, अगर आपको मान लीजिए कोई एक इन्फॉर्मेशन देता है तो वो इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, और मान लीजिए अगर आपको कोई बहुत सारी यानी मैनी देता है तो वो भी इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। अगर आपको बोलना है कोई आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप बोलेंगे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको एक ही इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन अगर आपको कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो भी आप बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशंस कोई शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट ही गेव मी वर रॉन्ग। ये एक टिपिकल एरर है इस सेंटेंस में। आप इस सेंटेंस को देखिए, ऑल माई सिस्टर इन लॉज आर अनमेरिड। मेरी जितनी भी सिस्टर इन लॉ हैं सारी अनमेरिड हैं। अब इसमें जो सिंगुलर जो शब्द है वो है सिस्टर इन लॉ। देखिए सिस्टर इन लॉ, अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि प्लूरल बनाने के लिए मैं एस कहाँ लगाऊं। क्या मैं एस लॉ के बाद लगाऊं कि या एस मैं सिस्टर के बाद लगाऊं। अगर मुझे इसका बहुवचन बनाना है तो मैं एस लगाऊंगा सिस्टर के बाद। तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होता है सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर इन लॉज। तो इसमें ये फंडामेंटल एरर है, सिंगुलर प्लूरलिटी एरर। अगला देखते हैं, ये एक टिपिकल एरर है। ये एक शब्द है शीप। शीप जो शब्द है ये हमेशा सिंगुलर में भी शीप रहता है और प्लूरल में भी शीप रहता है। तो यहाँ पर शीप्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा शीप। कभी भी आप प्लूरल में शीप को शीप्स नहीं लिखेंगे। दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्शन इन द नाउन्स। इस तरह के और भी शब्द हैं जिनको प्लूरल में वैसे ही रहते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हेयर, फर्नीचर, इक्विपमेंट। और शीप भी एक ऐसा शब्द है जो चेंज नहीं होता। लेकिन शीप को सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलेंगे 3 शीप तो आर हो जाएगा 3 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर एक ही भेड़ है तो आप बोलेंगे 1 शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो नंबर के हिसाब से ये सिंगुलर या प्लूरल होंगे, लेकिन मुख्य बात समझने वाली ये है कि एस नहीं आएगा। अगला वाक्य देखते हैं, आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। और दूसरा है आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। मान लीजिए अगर आप कोई लिफाफा खोलते हैं, उसमें जो भी चीज़ें रखी हैं, तो क्या आप उसके लिए कंटेंट शब्द यूज़ करेंगे या कंटेंट्स। देखिए कंटेंट्स एक ऐसा शब्द है जो हमेशा प्लूरल में रहता है, ये हमेशा प्लूरल में रहता है। फॉर एग्जांपल अगर एक आप कोई लेटर पढ़ते हैं और लेटर के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो यानी आप उसके लेटर के कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, कंटेंट नहीं। और कंटेंट शब्द अगर आप सिंपल देखें, कंटेंट इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड या हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, आई एम कंटेंट विद माई लाइफ। इस केस में आएगा कंटेंट्स। तो सही शब्द यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक उस तरह का उदाहरण है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका अर्थ है कि जितने भी फर्नीचर हैं सबका कलर फेड हो चुका है, यानी उड़ चुका है समय के साथ। अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द फर्नीचर्स, और ये क्या होगा अब तक आप जान जी चुके होंगे, ये होगा फर्नीचर। इसी तरह का शब्द ये है, शी वॉज कैरिंग लॉट ऑफ लगेजेस विच मेड हर लाइफ डिफ़िकल्ट। देखिए लगेज एक ऐसा शब्द है, अगर आपके पास एक ही सूटकेस है तो वो भी लगेज है एक तरह से, और बहुत सारे हैं तो भी लगेज है। तो लगेज में भी प्लूरल नहीं होता है, लगेज लगेज ही रहता है, उसके क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है। तो शब्द होगा सिर्फ लगेज, ना कि लगेजेस। अब ये देखिए, ये एक एपोस्ट्रोफ एरर है। आई थिंक दिस इज़ नॉट योर ड्रेस, ये किसी और का है, ये आपका ड्रेस नहीं है, ये किसी और का है। जब भी आपको बोलना है किसी और का है तो आप लिखेंगे somebody else's, ना कि somebody's else। तो इसमें आप लिखेंगे किसी और का यानी somebody else's। तो ये टिपिकल एपोस्ट्रोफ प्लेसमेंट एरर है। अगला वाक्य देखते हैं, ये इसका अर्थ है कि मैंने पेपर पर अपने साइन छोड़ दिए और जिससे उसे गुस्सा आ गया। देखिए अगर आपने पेपर पर अपने हस्ताक्षर यानी दस्तखत छोड़ दिए तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नाउन। तो साइन जो है यहाँ पर ये है वर्ब, ये क्रिया है। तो आई लेफ्ट माई आपको नाउन चाहिए तो आप बोलेंगे आई लेफ्ट माई सिग्नेचर। आप ये भी बोल सकते हैं आई आई साइंड ऑन द पेपर या आई डिड नॉट साइन ऑन द पेपर, क्योंकि साइन वर्ब है। लेकिन अगर आप नाउन की तरह उसे यूज़ करेंगे, संज्ञा की तरह यूज़ करेंगे,
तो आपको यूज़ करना होगा सिग्नेचर। तो आंसर होगा इसका, आई लेफ्ट माई सिग्नेचर ऑन द पेपर विच मेड हिम फ्यूरियस। ये एक और उसी तरह का नाउन एरर है। इसका अर्थ है जितने भी सारे के सारे गवाह थे सब उसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी और उसे कोर्ट ने गिल्टी प्रूव कर दिया। अब इसमें एविडेंस एक ऐसा शब्द है, अगर आप मान लीजिए एक एविडेंस देते हैं तो भी एविडेंस रहता है, और अगर आप बहुत सारे एविडेंस देते हैं तो भी एविडेंस ही रहता है। एविडेंसेस कोई वर्ड नहीं है, तो आप इसमें बोलेंगे ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम। ये एक बहुत कॉमन एरर है जो हम लोग करते हैं। अब इसमें आप देखिए, माई कज़न ब्रदर मतलब मेरा कज़न भाई एक चीटर है और वो सबको चीट करता है। देखिए, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये मेरा कज़न ब्रदर है, ये मेरी कज़न सिस्टर है। याद रखिए, या तो कोई आपका कज़न हो सकता है या कोई आपका ब्रदर हो सकता है। कज़न ब्रदर कुछ नहीं होता। अगर आपको बोलना है कि आपका कोई कज़न है तो आप, और वो मान लीजिए मेल है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ मेल कज़न। आप ये नहीं बोलेंगे आई हैव अ कज़न ब्रदर। तो यहाँ पर आप कोई भी एक शब्द हटा दीजिए, या तो कज़न रख लीजिए या ब्रदर रख लीजिए। तो अगर आप बोलना चाहते हैं मेरा कज़न एक धोखेबाज है, तो आप बोलेंगे माई कज़न इज़ अ चीट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और फ्री वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए। मैं कई का अभी क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न है तो बहुत सारे वीडियोस बनाने की सोच रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होगा, जैसे ही मैं कोई सेंटेंस करेक्शन का वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपको इनबॉक्स में अपने ईमेल में पता चल जाएगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, और आप उसको देख पाएंगे, तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। सारे के सारे वीडियोस एकदम फ्री हैं। और ज़रूर बताना मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।